गुमशुदा अफराद पर हमारी सीरीज़ 3 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में बलूचिस्तान की तारीख और मामा कदीर के प्रोपेगेंडे पर रोशनी डाली जाएगी। दूसरा हिस्सा दहशतगर्द तंजीमों की तश्कील और उनकी जानिब से किए गए कुछ बड़े हमलों की तफसील बयान करेगा। तीसरा और आखिरी हिस्सा बताएगा कि इस मामले में ख़वातीन का किरदार यकायक बढ़ जाने के पीछे क्या वजूहात है और उनके नताइज क्या हैं। पहले हिस्से में 2 नुकात शामिल होंगे। अव्वलन मामा कदीर की तरफ से शुरू की गई मुहिम पर रोशनी डाली जाएगी, जो खुद को एक इंसानी हकूक़ का कारकुन कहलवाता है और गुमशुदा अफराद के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरों के एहतमाम के साथ साथ उन्हें रिकॉर्ड करने और फैलाने का तमाम तर एहतमाम करता है। सानियन हम बलूचिस्तान की तारीख को सामने रख कर बात करेंगे कि ये सब कैसे और कहाँ शुरू हुआ, और इसमें पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने के लिए भारत की स्ट्रैटेजीज़ का भी जिक्र किया जाएगा। नेज़ बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। हमारी वजारत इत्तलात के मुतल्लिका हुक्काम से गुजारिश है कि बैरूनी इमदाद पर चलने वाले बिलखुसूस बलोच गुमशुदा अफराद के मामले पर प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए एक अलग से शोबा कायम किया जाए। ये प्रोपेगेंडा हाल ही में ज़ोर ज़्यादा पकड़ गया है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान और यूरोप से ऑपरेट होने वाले बॉट्स और जाली अकाउंट से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ ट्रेंड्स को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से वाबस्ता लोग भी उनके पैगाम को बढ़ाने का सबब बनने लगते हैं, और उसका मुकाबला सिर्फ हक़ाइक़ के बरवक्त बयान किए जाने से ही मुमकिन है। आइए देखते हैं कि मामा कदीर, हुसैना कुमरानी, महारंग बलोच और फरजाना मजीद कौन है और इनका BLA से क्या ताल्लुक़ है। नाजरीन, तासुर ये दिया जाता है कि ये मासूम शहरी हैं जिनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये सिर्फ इंसानी हकूक़ के नाम पर इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस हवाले से हक़ाइक़ क्या कहते हैं। इससे कबल कि हम इन मज़लूमीन के मुतल्लिक़ जाने, हमें उनकी आवाज़ उठाने वाले मरकज़ी अफराद को देखना होगा, क्योंकि ये तहरीक खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि इसकी क़यादत मामा कदीर नामी एक मशकूक किरदार के हाथ में है। वो VBMP यानी वॉइस ऑफ बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस नामी एक ऑर्गेनाइजेशन का कायद है। उनका नाम अब्दुल कदीर रैकी है और वो ख़ुद को इंसानी हकूक़ का कारकुन कहते हैं। उन्होंने कोयटा था इस्लामाबाद एक बलोच गुमशुदा अफराद मार्च की क़यादत की और कोयटा में मिसिंग पर्सनस कैंप्स भी मुनक़्क़िद करते रहे। उन तमाम एहताजी मुहिमात के इनक़ाद उन्हें महफूज करने और फिर फैलाने के बुनियादी ज़िम्मेदार भी समझे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मामा कदीर सिर्फ एक इंसानी हकूक़ की मुहिम चलाने वाला एक ऐसा शख्स है जो अदम तशद्दुद पर यकीन रखता, तो आप सरीहन गलती पर हैं। वो दहशतगर्दी और तशद्दुद का ना सिर्फ कायल है, बल्कि वो भारत में मौजूद होते हुए भारत के वज़ीर आज़म मोदी से पाकिस्तानियों को कत्ल करने के लिए असले का मुतालबा तक करता रहा है। आपने अगर करना है बलूचों की मदद तो ज़बानी न करें, उनको अमली करें, कुछ करके दें, हमें कुछ दिखाएं कि मैं इस तरह आपका सपोर्ट करता हूं। मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें, ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मारें। अब अगर आपको लगता है कि मामा कदीर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत से असलाह सिर्फ वक्ती तौर पर जज्बात में आकर तलब कर रहा है क्योंकि उसका बेटा गुमशुदा अफराद में शामिल है, तो तब आप एक मरतबा फिर गलती पर हैं, क्योंकि उसका बेटा अब्दुल जलील रैकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक ख़तरनाक दहशतगर्द था जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकाबले में मारा गया था। यहाँ आप मामा कदीर को इकरार करते देख सकते हैं कि उसे मुसल्लह लड़ाई में उसके बेटे के मारे जाने की खबर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ही दी थी। जब मुझे इत्तला मिली कि आपका लड़का शहीद कर दिया गया है, तो मैं बहुत खुश हुआ, बजाय रंजीदा होने के, कि खुश हुआ चलो एक अच्छे काम के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए अगर कोई कुर्बानी दे तो इससे ज्यादा एक बाप को क्या फख्र हो सकता है। मुझे इत्तला कर दिया गया कि हम आपके बेटे की लाश को ले आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अभी आप लोग इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं। आप लोगों ने जो करना था, हुकूमत ने या गवर्नमेंट ने या फौज ने, वो कर लिया। अब मैं जानू, मेरा डेड बॉडी जानी, मैं खुद ही ले आऊंगा उसको।
وہ اپنے بیٹی کی معصومیت کا بھی دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اس پر فخر کا اظہار کرتا ہے، جو مسلح پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھا اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہوئے مارا گیا۔ ناظرین، گمشدہ افراد کی تحریک جسے ماما قدیر انسانی حقوق کا نام لے کر چلا رہے ہیں، اس کا اصل مقصد دراصل دہشت گردی کے ذریعے علیحدگی حاصل کرنے کے نظریے کی مقبولیت کو بڑھانا ہے۔ یہی کام بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کا بھی تھا، جسے بطور اسٹوڈنٹ ونگ تشدد پسند آرگنائزیشن کا سافٹ امیج اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ BSO آزاد کے متعلق مزید جاننے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ بلوچستان کے معاشی مسائل بھی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے پیچھے رہ جانے والے علاقوں سے مسائل سے مختلف نہیں ہیں، لیکن بائیں بازو کی ملک دشمن قوتیں طویل عرصے سے بلوچ حقوق کے نام کو استعمال کر کے پاکستان کی ترقی کے راہ میں روڑے اٹکاتی رہی ہیں۔ پاکستان کے بائیں بازو کے گروہ جیسے لیفٹسٹ طلبہ تنظیمیں، سیاسی کارکن، دانشور، مارکسسٹ معلمین، لیفٹسٹ صحافی اور رائے سازوں کو 1970 میں انڈیا میں متعین KGB ایجنٹ بیزمینوف کے مطابق سوویت کمیونسٹوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ The immediate impulse to defect was Bangladesh crisis, which was described by American correspondents as Islamic grassroots revolution, which is absolute baloney. There was nothing to do with Islam and there was no grassroots revolution. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but has nothing to do with grassroots. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what was going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment, they said I was reading too many James Bond novels. Anyway, so East Pakistan was doomed. One of my colleagues in the Soviet consulate in Calcutta, when he was dead drunk, he ventured into the basement to relieve himself, and he found big boxes which said printed matter to Dhaka University. Dhaka is the capital of East Pakistan. And since he was drunk and curious, he opened one of the boxes and he discovered not printed matter, he discovered Kalashnikov guns and ammunition in there. Anyway, it's a long story. عوامی لیگ کے ساتھ ساتھ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کی اتحادی جماعت نیشنل عوامی پارٹی کے لیفٹسٹ بھی سوویت یونین نے ہی بھرتی کیے تھے۔ ان میں سے کچھ مشہور نام KP سے اجمل خٹک اور افرا سیاب خٹک، جبکہ بلوچستان سے شیر محمد مری اور ہزار خان رمکانی مری کے ہیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھارت ان بائیں بازو کے عناصر کو بلوچستان میں تخریب کاری اور بغاوت کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔